ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर की। अब ब्लड प्रेशर क्या है कि आपके ब्लड प्रेशर को नर्वस, आपके बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम भी इसको कंट्रोल करता है कि अगर वो ज्यादा या कम हो गया तो उसको वापस नॉर्मल लेवल पे कहाँ पे लेकर आना है। और इसके साथ साथ आपके जो हार्मोन्स हैं वो भी इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं कि अगर इंक्रीज है या डिक्रीज है तो वापस उसको नॉर्मल स्टेट में कैसे लेकर आना है। अगर हम बात करें सबसे पहले आपके नर्वस सिस्टम की, तो यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम एक्ट करेगा वो शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स होता है। वेरियस ऐसे फिनोमिनाज हैं जिससे ये अचीव किया जा सकता है, जिसके अंदर आपके पास आता है आर्टीरियल बेरोरिसेप्टर, कैरोटिड एंड आयोटिक कीमोरिसेप्टर। जो आपके पास सेकंड लिखा हुआ है ना, कैरोटिड और आयोटिक कीमोरिसेप्टर्स, ये ऑक्सीजन के लैक पे जो है वो चेंजेस अकर करते हैं इसके अंदर। इसके अलावा आर्टीरियल, एट्रियल और पल्मोनरी आर्टरी के रिफ्लेक्सेस हैं, यानी इन आर्टरीज के अंदर अगर प्रेशर ज्यादा या कम होगा तो ब्रेन उसको कैसे डिटेक्ट करेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस्केमिक रिस्पॉन्स है कि अगर ब्रेन के अंदर हाइपोक्सिक कंडीशन हो गई है, ब्रेन को प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं किया जा रहा, उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, एब्डोमिनल कंप्रेशन रिफ्लेक्स होता है, और इसके साथ साथ इंक्रीज कार्डिक आउटपुट एंड आर्टीरियल प्रेशर जो कि आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। इन सबको हम डिटेल में स्टडी करते हैं, बट जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज योर आर्टीरियल बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। अब आर्टीरियल बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स क्या होता है कि आपके पास ना कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। आपकी ब्लड वेसल, जो मेजर ब्लड वेसल्स है ना, जैसे आपकी अयोटा है, उसकी बाइफर्केशन होती है, उस बाइफर्केशन के पॉइंट पे ये रिसेप्टर्स यूं पड़े होते हैं। अब इन रिसेप्टर्स ने क्या डिटेक्ट करना है कि अगर लेट से यहाँ पर ब्लड प्रेशर ज्यादा था तो ये वेसल्स को स्ट्रेच करेगा, तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वो यहाँ से इस स्ट्रेच को डिटेक्ट करके ब्रेन तक सिग्नल लेके जाएंगे। ब्रेन क्या करेगा, वही वो जो वेजोमोटर सेंटर्स थे या जो भी सेंटर्स थे वो उसको डिटेक्ट करेंगे कि प्रेशर रेज किया हुआ है, ये सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज भेजेंगे ताकि, और डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होंगे ताकि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो वापस नॉर्मल की तरफ आए। अब अगर हम एक एग्जांपल के साथ करें कि लेट्स से आपका जो ब्लड प्रेशर था वो डिक्रीज कर गया। अब ब्लड प्रेशर डिक्रीज करने की वजह से यहाँ जो वॉल्स थी उसके ऊपर स्ट्रेच भी डिक्रीज हो जाएगा। स्ट्रेच डिक्रीज होने के साथ क्या होगा कि आपके रिस्पॉन्स जाएगा, दो रिस्पॉन्सेज होते हैं आपके ना, दो रिसेप्टर्स होते हैं, इन स्ट्रेच रिसेप्टर्स को हम बेरोरिसेप्टर्स बोलते हैं। आगे इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, एक कैरोटिड बेरोरिसेप्टर्स होते हैं और एक आयोटिक बेरोरिसेप्टर्स होते हैं। जो कैरोटिड है ना, CAROTID, कैरोटिड वाला, वो हेयरिंग नर्व से ग्लोसोफेरिंजियल नर्व तक जाता है और न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस वहां तक सिग्नल लेके जाता है। दूसरा आपके पास होता है अयोटिक, AORTIC, अयोटिक बेरोरिसेप्टर्स। वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है थ्रू वेगस नर्व और वो भी न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस ऑफ मेडुला तक लेके जाता है। यहाँ पर क्या होगा, सिग्नल्स ब्रेन तक चले गए, अब ब्रेन ने सर्टेन एक्शन परफॉर्म करना है। वो ब्लड प्रेशर ड्रॉप की एग्जांपल हमने ली थी, तो वो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज करेगा। सिंपैथेटिक के अंदर क्या होगा कि आपका हार्ट ज्यादा ज्यादा बीट करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगी, यानी नॉर्मली अगर 70 टाइम्स पर मिनट करी थी तो वो उससे ज्यादा टाइम्स बीट करेगा। जिस फोर्स से पहले हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उससे ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। आपकी आर्टेरियोल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, उसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से ब्लड आर्टेरियोल्स में जो है वो स्लोली स्लोली मूव करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से आपका जो प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा। इसके साथ आपकी वेन्स हैं वो भी कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, उस वेन्स की कंस्ट्रिक्ट करने की वजह से क्या होगा कि आपका प्रेशर अगेन इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आपके साथ, आपके पास ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ था, उसके रिस्पॉन्स में सिग्नल ब्रेन तक गया और उसने सर्टेन ऐसे मेजर्स जो है उसको किया, परफॉर्म किया ताकि आपका ब्लड प्रेशर दोबारा इंक्रीज हो, जिसके अंदर हार्ट रेट इंक्रीज हुआ, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन हार्ट की इंक्रीज हुई, आर्टरियोल्स की कंस्ट्रक्शन हुई वो, और वेन्स की कंस्ट्रक्शन हुई। इन सब की वजह से क्या होगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो दोबारा राइज होगा और नॉर्मल वैल्यू तक आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका नर्वस कंट्रोल जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, और वो शॉर्ट टर्म देता है। सेकंड आपके पास चीज आती है जो लॉन्ग टर्म आपके पास इफेक्ट दे रही होती है। अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या होता है, आपके हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपके पास कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा, इन हॉर्मोन्स ने करना क्या होता है कि या तो आपके ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाएंगी या डायलेट करवाएंगी, या सॉल्ट को जो है वो बॉडी के अंदर रिटेन करेंगी या एक्सक्रीट करेंगी। अब सॉल्ट की यह थ्योरी होती है कि जब तक जो सॉल्ट है ना वो आपकी बॉडी के अंदर रहता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है। अगर सॉल्ट को एक्सक्रीट कर दिया जाए थ्रू योर किडनीज इनटू योर यूरिन तो आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा।
इसके अंदर जो चार आपके पास लिखे हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज योर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। अदरवाइज किडनी का वही फंक्शन है कि अगर आपने ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाना है तो किडनी क्या करेगी, सॉल्ट को बॉडी के अंदर रिटेन करना शुरू कर देगी, और अगर डिक्रीज करवाना है तो सॉल्ट को यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट कर देगी। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या है, इसके अंदर आपके हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं और अगेन किडनी ही इन्वॉल्व होती है। आपके पास रेनिन एक एंजाइम होता है दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम योर किडनी। अगर हम इसमें अगेन एग्जांपल लेते हैं, आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया है, किडनी रेनिन को सिक्रीट करेगी। रेनिन क्या करेगा, रेनिन एक्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। ये देखो एंजियोटेंसिनोजन था वो लिवर से आ रहा था, रेनिन सिक्रीट हुआ उसने उसको कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 को। एंजियोटेंसिन 1 पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का एक्ट करेगा और वो उस पे उसको एंजियोटेंसिन 2 में जो है वो कन्वर्ट कर देगा। अब आपके पास एंजियोटेंसिन 2 जो है ना, दैट इज अ वेजो कंस्ट्रिक्टर। वो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, और जब वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं, जो आपका अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है उसको ज्यादा रेजिस्टेंस जो फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो राइज कर जाता है। तो ये क्या हुआ कि हमारे पास ड्रॉप ब्लड प्रेशर को हमने राइज कर दिया। दूसरा काम जो एंजियोटेंसिन करता है वो आपके एड्रिनल ग्लैंड्स को उस पर एक्ट करेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करे। एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है कि उसने सॉल्ट को बॉडी के अंदर रिटेन रखना होता है। तो आपके पास दो फंक्शन हो गए, एक तो डायरेक्टली हमने वेसल्स को वेसो कंस्ट्रक्ट करवा दिया ताकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाए, दूसरा हम लोगों ने बॉडी के अंदर सॉल्ट्स को रिटेन करवा दिया ताकि अगेन ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाए। तो ये कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू आपका जो ह्यूमोरल जो सिस्टम है वो रेगुलेट करा होता है आपके ब्लड प्रेशर को। इसके बाद आती है हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे कार्डिक आउटपुट, वीनस रिटर्न एंड उसकी रेगुलेशन कैसे होती है। अब कार्डिक आउटपुट क्या है, आपका हार्ट बीट करेगा और जितना अमाउंट ऑफ ब्लड वो पंप आउट करेगा दैट इज योर कार्ड इन ईच मिनट, दैट इज योर कार्डिक आउटपुट। तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ कार्डिक आउटपुट इज 5 लीटर्स पर मिनट। आपकी बॉडी के अंदर टोटल ब्लड भी 5 लीटर्स होता है, तो 1 मिनट के अंदर 5 लीटर्स ऑफ ब्लड जो है वो पंप किया जाता है, विच इज योर कार्डिक आउटपुट। वीनस रिटर्न क्या है कि वही पर मिनट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड अगेन बैक टू योर हार्ट आता है, दैट इज योर वीनस रिटर्न। अब हमारे पास क्या होगा, एक ऐसा फिनोमिना है आपका हार्ट मसल्स के अंदर कि जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को आउट ऑफ द हार्ट फ्लो करवाएगा, उतनी ही वो रिलैक्स होगा। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म, कि जितना ज्यादा कार्डिक आउटपुट होगा उतना ही ज्यादा वीनस रिटर्न होगा। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म। क्या हुआ कि जितना आप ऐसे ये समझ लो कि आपके पास हार्ट था, ठीक है, हार्ट के अंदर ना यहाँ से ब्लड आया है। अब ब्लड आने की वजह से क्या हुआ, ये स्ट्रेच करेगा स्ट्रेच करेगा, जितना ज्यादा वीनस रिटर्न हुआ उतने ही ज्यादा फोर्स से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। यानी जितना ज्यादा वीनस रिटर्न उतना ज्यादा कार्डिक आउटपुट, जितना ज्यादा कार्डिक आउटपुट उतना ज्यादा वीनस रिटर्न। दिस फिनोमिना इज फ्रैंक स्टार्ली मैकेनिज्म। और कार्डिक आउटपुट और वीनस रिटर्न क्या होते हैं, पर मिनट। कार्डिक आउटपुट पर मिनट जितना ब्लड आपका हार्ट पंप कर रहा है, और वीनस रिटर्न के पर मिनट जितना आपका जो ब्लड है वो बैक टू हार्ट डिलीवर हो रहा है। और ये फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर वीनस रिटर्न कम है, कि लेट्स से कि किसी वजह से ब्लड की क्वांटिटी कम थी, उस वजह से वीनस रिटर्न कम हुआ, लेकिन आपकी टिश्यूज की नीड तो उतनी है, तो आपका हार्ट क्या करेगा कि कार्डिक आउटपुट इंक्रीज कर देगा बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, ताकि आपके जो बॉडी के टिश्यूज हैं उन तक जो नेसेसरी ऑक्सीजन है वो सप्लाई की जा सके। देन आपके पास आती है इस्केमिक हार्ट डिजीज। अब हार्ट जो है वो काम कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ उसको खुद भी तो ब्लड की जरूरत होती है। तो आपके पास कोरोनरी वेसल्स होती हैं, हार्ट की अपनी स्पेशल वेसल्स होती हैं जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है, हार्ट ये सारे का सारा ब्लड अयोटा से तो दे रहा है, लेकिन कुछ वेसल्स यहाँ पे बिल्कुल माइक्रो सी वेसल्स होती हैं जो जिनको हम कोरोनरी वेसल्स बोलते हैं, CORONARY। कोरोनरी वेसल्स बोलते हैं जो कि हार्ट को सप्लाई कर रही होते हैं ब्लड। अब अगर किसी वजह से इन वेसल्स के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है और हार्ट को खुद से ब्लड नहीं मिल रहा, इस कंडीशन को हम बोलते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज, कि हार्ट को अपना ही हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन उसकी इम्पीडेड है, हार्ट को ब्लड नहीं रिसीव हो रहा, इस्केमिया हो गया है उसको। अब इसकी वजह क्या क्या हो सकती है कि अगर तो कोई ऐसा पर्सन है कि जैसे पेशेंट है जो कि बहुत ज्यादा फैट कंज्यूम करता है,
बहुत फैट कंज्यूम करने की वजह से फैट के जो पार्टिकल्स हैं वो उसकी ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर कर गए हैं, और किसी वजह से जो कोरोनरी वेसल्स हैं उनके अंदर एंटर करके हैं। और एंटर करने की वजह से क्या होता है कि अगर ये नॉर्मल वेसल थी और ये यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा था, लेकिन अगर यहाँ पे मैंने ऑब्स्ट्रक्शन रख दी, ये फैट का पार्टिकल आ गया, तो अब क्या करेगा कि इतने रास्ते से पहले ब्लड गुजरा था, अब उसको मुश्किल से सिर्फ इतना सा रास्ता मिल रहा है, तो ब्लड फ्लो तो कम हो गया ना। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जहाँ पे फैट का प्लेट जो है वो वहां पर आ जाता है, डिपॉजिट हो जाता है किसी वेसल के अंदर, और ब्लड फ्लो को वो इम्पीड कर देता है। एक ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपकी ये जो वेसल थी वो नॉर्मली इतने डायमीटर के साथ थी, लेकिन इसमें स्पैज्म हो जाए, स्पैज्म का मतलब क्या है कि यूं इस तरह से कंस्ट्रिक्ट कर जाए, अगेन आपका जो ब्लड फ्लो कर रहा था उसको रेजिस्टेंस ज्यादा फेस करनी पड़ेगी, आपका ब्लड फ्लो डिक्रीज कर जाएगा, और हार्ट का ब्लड फ्लो जो है वो इम्पीड हो जाएगा, तो हार्ट नॉर्मल फंक्शन ही परफॉर्म कर सकता। थर्ड आपके पास केस होता है हार्ट अटैक का, मायोकार्डियल इंफार्क्शन का। उस केस में भी क्या होगा कि आपका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर जाएगा, आपका हार्ट जो है वो नॉर्मली जो है अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा होगा। तो ये ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर आपका हार्ट जो है वो डिजीज सफर करता है, हाइपोक्सिक कंडीशन जो उसको फेस करनी पड़ती है, एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर, कोरोनरी स्पैज्म के अंदर, या मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर। अब जो चीजें मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक की तरफ लेके जाती हैं वो क्या क्या है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन कौन सी चीजें कॉज करती हैं, वो है कि अगर आपका हार्ट का आउटपुट जो है, कार्डियक आउटपुट कम है, या आपके लंग्स के अंदर पल्मोनरी एडिमा है, या वेंट्रिकल जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, उसके अंदर फिब्रिलेशन है, या आपका हार्ट जो है वो रप्चर हो गया है, यानी किसी भी ऐसी वजह से जहां पर हार्ट का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से हार्ट को अपना ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा, तो क्या होगा कि आपका हार्ट के सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाएगा। और इवन मायोकार्डियल इंफार्क्शन के केसेस के अंदर मोस्टली डेथ हो जाती है पेशेंट की। फिर आपके पास आता है कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर का मतलब क्या है कि हार्ट जो है उसकी एबिलिटी टू पंप ब्लड प्रॉपरली आपके सारे टिश्यूज तक जो वो कर रहा था, वो अब उसकी एबिलिटी वो उसमें फेल हो गया। ही द हार्ट इज अनएबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू जो आपकी सस्टेन नीड्स ऑफ बॉडी है, वो आपकी बॉडी के टिश्यूज को जो ऑक्सीजन था या जो ब्लड था वो प्रॉपरली सप्लाई नहीं कर पा रहा किसी भी वजह से। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कार्डियक फेलियर। अब कार्डियक फेलियर क्या हुआ, आपकी जो हार्ट था उसने पंप करना बंद किया, आपके नर्वस सिस्टम ने इसको डिटेक्ट किया और इसको ठीक करने की कोशिश की, इसको हम बोलते हैं कंपनसेशन। अब इसको ठीक करने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करेगा, आपका हार्ट जो था उसको वो स्ट्रांगली पंप करवाएगा, ताकि ब्लड अगर फ्लो नहीं कर पा रहा प्रॉपरली आपके टिश्यूज तक, उसने हार्ट को जोर से पंप करवाएगा ताकि जो ब्लड है वो टिश्यूज तक जाए। दूसरा वो क्या करेगा कि जो पेरिफेरल वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स थे, जो पेरिफेरल वेसल्स थी, उनको कंस्ट्रक्ट कर देगा, ताकि जो ब्लड हमारा एक्सचेंज हो रहा था उसको भी हम प्रिजर्व कर सकें, कंस्ट्रक्शन करवा देगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं रैपिड कंपनसेशन। लेकिन क्या हुआ कि इस चक्कर के अंदर हार्ट मजीद डैमेज होता जाता है, कि एक स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गन है, वो पहले ही काम नहीं कर रहा, मैं उस पर मजीद फोर्स एक्ट करी जाऊं कि वो भाई काम करो काम करो, क्योंकि मेरी बॉडी उसके बगैर काम नहीं कर सकती प्रॉपर। तो क्या होगा कि वो काम तो करवा देगा, आपको ऑक्सीजन तो सप्लाई कर देगा प्रॉपर्ली, लेकिन खुद खराब होता जाएगा। तो एक दफा हार्ट खराब होना शुरू होता है, कंपनसेशन आपकी बॉडी की नीड्स को तो पूरी कर देता है, लेकिन हार्ट की कंडीशन को वर्स वर्स एंड वर्सन करता जाता है। देन आपके पास क्या होता है कि कंपनसेटेड अगर फेलियर हो जाए तो उसके फीचर्स क्या होते हैं, कि अगर जो कंपनसेशन भी आपका नर्वस सिस्टम कर रहा था हार्ट की, अब वो कंपनसेशन भी नहीं हो रही है, तो उस केस के अंदर आपके पास क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, कि आपका कार्डियक आउटपुट रिलेटिवली नॉर्मल होगा जब तक आप रेस्ट पे होगे, लेकिन जैसे ही आप अपनी बॉडी का थोड़ा सा नीड बढ़ाओगे ऑक्सीजन की, तो आपका जो सांस आपका जो है वो फूलना शुरू हो जाएगा, स्किन जो है वो पीली सी हो जाएगी, पेल हो जाएगी, फिर एयर हंगर होगा, यानी बहुत ज्यादा सांस खींच के लेना पड़ेगा और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी। फिर बॉडी के अंदर एडिमा होना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से वेट गेन होगा। तो ये सारे आपके पास फीचर्स आते हैं जब आपका कंपनसेटरी मैकेनिज्म भी है जो वो फेल हो जाता है। तो दिस इज अबाउट कार्डिक फेलियर और उसकी कंपनसेशन और कंपनसेशन का फेलियर। देन आपके पास आता है कार्डियोजेनिक शॉक। अब शॉक क्या है, कि एक ऐसी कंडीशन है जहां पर ऑर्गन्स तक ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, ऑर्गन्स हाइपोक्सिक कंडीशन के अंदर हैं, इस चीज को हमने बोल दिया कार्डियोजेनिक शॉक। अब क्या होगा इस कंडीशन के अंदर, आपके चेस्ट के अंदर पेन होगी, डिस्कम्फर्ट होगा, आपके लेफ्ट आर्म के अंदर भी पेन रेडिएट कर सकती है। इन सारी कंडीशंस को हम बोलते हैं ये कार्डियोजेनिक शॉक की जो है सिम्टम्स हैं। पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा होगा, उसको बहुत सारा पसीना आ रहा होगा, वो
उसकी जो हार्ट बीट है वो बहुत इरेगुलर होगी और बहुत फास्ट होगी। तो दीज आर द सिम्टम्स जो कि आपके पास कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर आते हैं। अब कार्डियोजेनिक शॉक बहुत सारी वजूहत से हो सकता है, लेकिन यूजुअली ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद होता है। अब क्या है कि आपके पास इस चीज को ट्रीट करने के लिए आपके पास क्या क्या होता है, डिजिटालिस है जो कि आपके हार्ट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। फिर वेजोडिप्रेसर ड्रग्स हैं जो कि आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। फिर आपके पास ब्लड या प्लाज्मा, अगर लेट्स से कि एक पेशेंट है और उसके अंदर ब्लड की जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से ऑर्गन्स तक प्रॉपर ब्लड नहीं जा पा रहा, उसको हमने कार्डियोजेनिक शॉक कह दिया है। अब उसको ब्लड सप्लाई करने के लिए मैं उसके अंदर ब्लड इन्फ्यूज भी कर सकती हूँ, उसको ब्लड जो है वो जैसे हम कहते हैं कि ब्लड की ड्रिप्स लगती हैं वो कर सकते हैं, हम इन्फ्यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर देते हैं विच कैन बी इन्फ्यूज एंड इट डिजॉल्व द कोरोनरी थ्रोम्बस। अब हमारे पास अच्छा ये ना डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी कंडीशन क्या है। अगर तो कार्डियोजेनिक शॉक है, कार्डियोजेनिक शॉक क्या हुआ हमने डिस्क्राइब किया कि ऑर्गन्स तक प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा। अब वो डिफरेंट वजह से हो सकता है, क्या वो हार्ट की इम्प्रॉपर फंक्शन की वजह से हो रहा है, या वेसल के अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया जिसकी वजह से प्रॉपर हार्ट ब्लड नहीं जा रहा ऑर्गन तक, या हमारे पास वेसल्स जो हैं वो बहुत डायलेट कर गई हैं, या हमारे पास जो हार्ट की स्ट्रेंथ है वो पूरी नहीं है। तो उस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि हमने उसको ट्रीट कैसे करना है। अगर कार्डियक स्ट्रेंथ कम है तो हम डिजिटालिस देते हैं जो कार्डियक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। अगर आपके पास ब्लड की कमी है, ब्लड जो लेवल है वो ड्रॉप हुआ है, तो हम ब्लड या प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। या अगर हमारे पास कोई थ्रोम्बस बन गया है, थ्रोम्बस किसे कहते हैं, ब्लड क्लॉट को। अगर वेसल के अंदर वही जो हम लोगों ने फैट के बारे में पढ़ा था, फैट के साथ साथ अगर ब्लड खुद ही यहाँ पर क्लॉट कर जाए, यहाँ पर ब्लड का क्लॉट बन जाए और वो यहाँ से फ्लो ना करने दे बाकी ब्लड को, तो वो भी तो इम्पिडेंस क्रिएट कर रहा है। तो इसको हम डिसॉल्व करने के लिए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर देते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कॉज क्या है आपकी जो डिजीज है उसका। तो दिस इज अबाउट कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट आपके पास आते हैं हार्ट साउंड्स। अब हार्ट के साउंड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास ना, आप अगर अच्छा साउंड्स को सुनने को बेसिकली हम बोलते हैं एस्कल्टेशन। आप किसी भी ऑर्गन की अगर आवाज सुनते हो उसको हम बोलते हैं एस्कल्टेशन। हार्ट की अगर हम साउंड्स को सुने तो आप स्टेथोस्कोप से अगर आपको पता हो तो हमारे पास साउंड आती है, लब डब की आवाज आती है, उसको हम हार्ट साउंड्स बोलते हैं। लब पहली साउंड होती है, डब इज योर सेकंड साउंड। इसके अलावा थर्ड और फोर्थ आपके पास, अच्छा इनकी वजह क्या होती है कि किस वजह से होता है, आपका जो वाल्व है ना उसके क्लोजर की वजह से होती है। सबसे पहले अगर आपका एवी वाल्व क्लोज होगा तो आपके पास फर्स्ट हार्ट साउंड आएगी। फिर अगर आपके पास एओर्टिक या पल्मोनरी वाल्व क्लोज होंगे आपके पास सेकंड हार्ट साउंड आएगी। फिर थर्ड डायस्टली के दरम्यान में थर्ड की जो है वो साउंड आएगी। और फोर्थ में क्या होगा कि आपके पास एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर आपके पास जो है वो फोर्थ साउंड आती है। अब इसके अंदर हमारे पास ना एबनॉर्मल कंडीशंस क्या होती हैं कि अगर आप नॉर्मल लबडब सुन रहे हो, उसके अलावा अगर कोई आपके पास एबनॉर्मल आवाज आती है उसको हम बोलते हैं मर्मर। आपके पास मर्मर किस किस टाइम पर आ सकती है, या तो वाल्व एब्सेंट है, या वाल्व जो है वो नॉर्मल फ्लो नहीं होने दे रहा, वो अटक गया है, ठीक है, या आपके पास उसकी स्टेनोसिस हो गई है यानी जो रास्ता था वो नैरो हो गया है। तो ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर आपके पास ब्लड फ्लो इम्पीड हो रहा होता है किसी भी वजह से, उस फ्लो के इम्पीड होने की वजह से वाल्व क्लोज नहीं होता, या वो अटका रहता है अपनी जगह पर, जिसकी वजह से एबनॉर्मल साउंड आपको सुनाई देती हैं विच आर कॉल्ड मर्मर्स। देन आपके पास आता है सर्कुलेटरी शॉक। अब सर्कुलेटरी शॉक क्या है, अगेन कार्डियोजेनिक शॉक को हम सर्कुलेटरी शॉक कह रहे हैं कि इनएडिकेट ब्लड आपके फ्लो हो रहा है, ऑर्गन्स तक आपके पास प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा। अब ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा वहां पर, तो क्या उसकी वजह जैसे मैंने आपको बताई थी ना कि क्या क्या वजह हो सकती है। तो या तो ये कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है, या कार्डियक आउटपुट डिक्रीज ना भी हो तब भी हो सकता है। जैसे हाइपोवोलेमिक में तो होगा कि आपका ब्लड का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हुआ है। न्यूरोजेनिक में क्या होता है कि आपके जो नर्वस सिस्टम है वो आपके ब्लड वेसल्स के टोन को मेंटेन करके रखता है। इस टोन के अंदर अगर नर्वस सिस्टम के अंदर कोई इम्पेयरमेंट हुई है और वो इस टोन को डिक्रीज कर दे, इतना कि जो वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाएं। अब वेसल्स के ज्यादा डायलेट होने की वजह से क्या होता है कि अगर इतना जो वेसल थी वो ब्लड फ्लो करवा रही थी, लेकिन अब नेक्स्ट क्या हुआ कि वो
वेसल यूं डायलेट कर गई है, तो इतने से रास्ते से बहुत कम रेजिस्टेंस पड़ी है ना उसको, तो आपका ब्लड फ्लो चेंज हो जाता है। तो न्यूरोजेनिक क्या करता है, न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर जो ब्लड टोन है वो मेंटेन नहीं रह पा रही होती, तो यहाँ पर ब्लड स्लोली स्लोली मूव करेगा क्योंकि उस पर प्रेशर कम पड़ रहा है। स्लो मूव करने की वजह से ऑर्गन को जो एडिकेट ऑक्सीजन है या एडिकेट ब्लड है वो सप्लाई नहीं हो रहा होगा। इस वजह से जो शॉक होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक। एनाफाइलेक्टिक क्या होता है कि अगर आपके पास हिस्टामिन और ब्रेडिकाइनिन, अगर कोई पेशेंट है ना वो एलर्जिक है किसी भी एलर्जन से, लेट्स से आपके पास एस्थमा का पेशेंट है या कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिसको किसी भी चीज से एलर्जी है, उस एलर्जिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि पेशेंट के अंदर वेजो कंस्ट्रक्टर्स जो ब्रेडिकाइनेंस और हिस्टामिन होते हैं वो रिलीज होते हैं। इनके रिलीज होने की वजह से अगेन ब्लड वेसल्स की जो टोन है वो डिक्रीज होगी, इंपीड होगा उसका ब्लड फ्लो, ऑर्गन तक ब्लड प्रॉपर्ली नहीं जा पा रहा होगा और आपके पास सर्कुलेटरी शॉक की कंडीशन आएगी। फिर आपके पास आता है सेप्टिक शॉक, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर ऑर्गन तक जो इनएडिकेट ऑक्सीजन है वो सप्लाई नहीं हो पा रही। लास्ट आपका पास आता है कार्डियोजेनिक, कि आपके हार्ट की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज है या आपका जो हार्ट है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो आपके ऑर्गन्स हैं उस तक ब्लड फ्लो कंप्लीट प्रॉपर नहीं जा पा रहा, ऑक्सीजन सप्लाई उसकी मीट नहीं हो रही। हर एक ट्रीटमेंट, इसका जो टाइप्स है उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का है। अगर वो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है तो हम एंटीबायोटिक्स जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे। अगर वो वॉल्यूम कम होने की वजह से है तो हम ब्लड या प्लाज्मा एडमिनिस्टर करेंगे। न्यूरोजेनिक है तो हम उस कॉज को ठीक करेंगे। एनाफाइलेक्टिक है तो हम वेजोडाइलेटर्स देंगे क्योंकि एनाफाइलेक्टिक में हिस्टामिन वगैरह रिलीज हुए हुए हैं। कार्डियोजेनिक में मैंने आपको बताया कि डिजिटालिस हम लोग जो है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका जो हार्ट की स्ट्रेंथ है वो वापस नॉर्मल हो सके। तो ये सर्कुलेटरी शॉक से रिलेटेड है और यहाँ पर आपका सर्कुलेटरी जो सर्कुलेशन का लेक्चर था दैट एंड्स। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो यू गाइस कैन आस्क। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।